नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों की खबर में। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूं। आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, 134वीं जयंती। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत किताब जो है वो है संविधान, और उसको लिखा, उनकी लिखने की अगुवाई जिस टीम ने की, उस टीम के नेता, उस टीम के अग्रणी बाबा साहब अंबेडकर थे। आज खबरों की खबर में हम इन्हीं की जन्मतिथि के साथ की जुड़ी खबरों से करने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर पीएम मोदी ने क्यों कहा कि कांग्रेस ने ध्यान दिया होता तो मुस्लिम भाई पंक्चर आज नहीं बना रहे होते। हम आज आपको देश भर के पंक्चर बनाने वालों का रियलिटी टेस्ट भी दिखाने वाले हैं। खबरों की खबर में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जिस बाबा साहब अंबेडकर को उनके निधन के 34 साल तक किसी ने उसकी सुध नहीं ली, 1990 में आकर वीपी सिंह सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। उस अंबेडकर को अपना बताने के लिए राजनीतिक दलों में जो आज होड़ लगी है, उसके पीछे की दरअसल सच्चाई क्या है। और इस खबर के बाद हम आपको आज बिहार भी लिए चलेंगे। बिहार जहाँ पर इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार में अगला सीएम कौन बनेगा, इसमें एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति क्यों बनी हुई है, इसका पूरा राजनीतिक विश्लेषण हम आपको करके दिखाने वाले हैं। और आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे मासूम बच्चों को चुराकर उन्हें दिल्ली में बेचा जाता है और कीमत लगाई जाती है 10 लाख रुपए। इस काले कारनामे का सारा सच आज आपके सामने बेनकाब होने वाला है। हम आज शुरुआत करना चाहेंगे उस खबर के साथ जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया हरियाणा में, और उसमें उन्होंने पंक्चर वालों का जिक्र किया। बात वो वक्फ की कर रहे थे और वक्फ के बहाने कैसे कांग्रेस को घेरा, देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी का आज का एक बयान बहुत चर्चा में है। पीएम ने हरियाणा में एक कार्यक्रम के दौरान बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए बहुत बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ की संपत्तियों का जैसा इस्तेमाल होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। पीएम बोले, वक्फ की संपत्ति से मुट्ठी भर भूमाफिया का ही भला हुआ है। उन मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिला जो ज़रूरतमंद थे, और अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। पीएम के इस बयान के बाद हमने देश के अलग अलग शहरों में पंक्चर बनाने वालों से बात की। मकसद ये जानना था कि पंक्चर बनाने वालों की ज़िंदगी वाकई में हकीकत में कैसी है, क्यों वो पंक्चर बना रहे हैं, क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और अगर उनको मौका मिले तो क्या वो इस काम को छोड़कर कोई और बेहतर काम करना चाहेंगे। आप भी देखिए ये रियलिटी चेक। इधर उधर से कर्जा उधार करना पड़ता है थोड़ा बहुत, तब फीस जमा हो पाती है। हाँ, मजदूरी तो हो ही जाती है 500-700 रुपए की। बस वही 150-150 मान लीजिए चलता है। नमक रोटी दाल रोटी कैसे देवे करता अल्लाह। दिन भर में वही 1000-2000 2500 यही होता है। घर का खर्चा चल जाता है। चल जाता है। मेरे यहाँ लगभग नहीं तो भी मुझे 3-3.5 हज़ार रुपये ऐसा मेरा निकलता है रोते गाते अभी। खर्चा सर मैं अकेला हूँ, कौन सा मेरा खर्चा है? खाना खा लिया, 4 परेटा खा लिया, हमारा खर्चा हमारी जो कोई खर्चा है नहीं। आखिर हम देश भर के पंक्चर बनाने वालों की बात आपको क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज पंक्चर बनाने वालों के बारे में एक बड़ी बात कही। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर वक्फ की संपत्ति का ईमानदारी से इस्तेमाल हुआ होता तो देश के मुसलमान नौजवानों को पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। प्रधानमंत्री का ये बयान सामने आने के बाद हमने देश के अलग अलग शहरों में उन लोगों से बात की जो मोटरसाइकिल या साइकिल के लिए पंक्चर बनाने का काम करते हैं। मकसद ये था कि पता किया जाए आखिर पंक्चर बनाकर उनके लिए अपना जीवन बसर करना कितना मुश्किल या आसान है। देश भर के पंक्चर वालों का रियलिटी टेस्ट। हमारे देश में पंक्चर बनाने वालों की संख्या कितनी है, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं मिला, लेकिन एक अनुमान है कि ये आंकड़ा लाखों में है। हमारी टीम देश के अलग अलग शहरों में पंक्चर बनाने वालों के पास इन 5 सवालों के साथ पहुंची। पहला सवाल, आपने कितनी पढ़ाई की है? दूसरा सवाल, ये काम आपने कैसे सीखा? तीसरा सवाल, बच्चे क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं? चौथा सवाल, पंक्चर बनाकर कितनी कमाई हो जाती है? और 5वां सवाल, क्या इस आमदनी से घर का खर्च चल जाता है? हमारी टीम सबसे पहले पहुंची गोरखपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक पिछले 3 दशक से साइकिल का पंक्चर बना रहे अब्बास अली के पास। अब्बास पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाते। जो पैसे मिलते हैं वो भी घर चलाने के लिए नाकाफी हैं। 1970 से ये काम कर रहे हैं। हाँ, इसी जगह पे कुछ और कहीं रुक गया नहीं और कहीं पे स्टेशन तो कब से कर रहे हैं? स्टेशन तो हो गया वही 15-20 साल मान लीजिए, बस वही 150-150 मान लीजिए इस समय। और क्या घर का खर्च कैसे चलता है? चलता है, नमक रोटी दाल रोटी कैसे देवे करता अल्लाह। अब आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां हमारी मुलाकात हुई आकिब और इमरान से। दोनों ने 7वीं तक पढ़ाई करने के बाद ही पंक्चर बनाने का काम शुरू कर दिया। नहीं पूरा तो नहीं हो पाता, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता भाई, इधर उधर से कर्जा उधार करना पड़ता है थोड़ा बहुत, तब फीस जमा हो पाती है। नहीं, हम ये काम नहीं सिखाएंगे, हम उसको आगे पढ़ा के उसे जहाँ तक कि वकील बनाना चाहेंगे। हैं नहीं सोचा तो नहीं है भाई, लेकिन मेरे बच्चे की यही सोच है, वो यही कहता है कि पापा हम यही बनेंगे, इसलिए हम उसे यही बनाना। वो जो बनना चाहेगा हम बनाएंगे। अभी तो छोटा है, लेकिन जो कहता है वो हम करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि बनाएं। बाकी जी, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अगर आगे पढ़ा सके तो पढ़ाएंगे। बाकी इस महंगाई में तो आप देख रहे हो, पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल का बात है। इतनी आसानी से किताब बहुत महंगी आ रही है, कोर्स भी बहुत महंगा है उसका, इसलिए हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे कोशिश करेंगे कि हम पढ़ाएं और अच्छे से अच्छा पढ़ाई लिखाई उसकी कराना चाहते हैं। प्रयागराज में हमारी मुलाकात हाबिल हुसैन से हुई, जो करीब 20 साल से पंक्चर बनाने का काम कर रहे हैं। हाबिल मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अब यहाँ सिविल लाइंस की सड़क किनारे ये दुकान ही इनके लिए सब कुछ है। सपने बड़े हैं, लेकिन मजबूरियाँ उससे भी ज्यादा बड़ी हैं। अच्छा आबिल जी, ये बताइए कितनी पढ़ाई की आपने? हमने 7वां तक किया बस। तो लेकिन अब लड़के लोग को पढ़ा रहे हैं। कितना लड़के जो हैं बच्चे आपके, कितने बच्चे हैं? 4 लड़के हैं। तो चारों क्या कर रहे हैं इस समय? नहीं, 2 पढ़ रहे हैं। 2 पढ़ रहे हैं क्या? 2 पढ़ाई कर रहे हैं, एक 9वां में है, 10वां इस बार जाएगा, दानिश नाम है, और एक जो है नाजिस है, वो छोटा है। तो 4 बच्चे हैं, 2 पढ़ाई कर रहे हैं और 2 क्या कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं, लेकिन एक घर पे अभी है, एक हाईवे पे है दुकान पे। क्या बनाना चाहते थे? हम तो सोच रहे थे कि हमसे कोई ऊंचा ओहदे पे जाए, पढ़ाने लिखाने का तो हमको ये मतलब था। हम तो अप्लाई किया, कमी हमको एहसास हुआ पढ़ाई का, तब जाके हम सोचा कि बच्चे लोग को पढ़ाना चाहिए। अच्छा, कितने साल से काम कर रहे हैं अभी पंचर का? पंचर का लगभग 20 साल यहीं पे हुआ, इलाहाबाद। और आपके अब्बा क्या करते थे? हमारे अब्बा खेती गृहस्थी करते। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? दिन भर में वही 1000, 2000, 2500 यही होता है। घर का खर्चा चल जाता है? चल जाता है। प्रयागराज की तरह ही कानपुर में हमारी मुलाकात हुई असलम से।
असलम 8वीं पास करने के बाद पंक्चर बनाने के काम में लग गए। वक्फ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने पूछा तो कहते हैं कल भी पंक्चर बनाते थे, आज भी बना रहे हैं। सुबह से शाम तक यही ड्यूटी है। कितनी कमाई रोज हो जाती है? हमको सर 150-200 रुपया मिलता है दिन। 150-200 रोज आप इस पंचर बनाने से कमाई कर लेते हैं। आपका खर्चा कैसे चलता है? खर्चा सर मैं अकेला हूँ, कौन सा मेरा खर्चा है? खाना खा लिया, 4 परेटा खा लिया, हमारा खर्चा कौन सा? हमारी जो कोई खर्चा है नहीं। अच्छा, किसी मुस्लिम समाज के, आप मुस्लिम समाज से जुड़े हैं? हाँ सर। कितने दिन से काम कर रहे हैं सर? किसी मुस्लिम समाज के संस्थाओं ने या किसी तंजीम ने आपकी कोई मदद की? नहीं सर, मदद कोई नहीं करता आज के युग में। सब कमाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, अपने अपनी जेब देखना चाहते हैं। और ये जो वक्फ बोर्ड के नाम पे बहुत जमीन है, ये सर हमको आपकी कोई मदद नहीं की? नहीं, ये सर ये चीज हमें नॉलेज नहीं है, तो हम उस चीज के पीछे लगे नहीं। भाई चीज की जानकारी। हमने गाजियाबाद के मुरादनगर में पंक्चर की दुकान चलाने वाले सुहेल से बात की तो पता चला कि कमाई बहुत कम है और घर का खर्च मुश्किल से जुट पा रहा है। आपका नाम क्या है? सुहेल। कितनी पढ़ाई की आपने? 10वीं। ये काम कैसे सीखा आपने? पंचर का काम यही सीखा सर, मुरादनगर में। आपके फादर क्या करते हैं? मुर्गे का काम। कितनी कमाई हो जाती है? सर कमाई कहाँ है इसमें, जब तक महंगाई बहुत है, कमाई तो नहीं है। घर का खर्चा कैसे चलता है फिर? बस सर का खर्चा ऐसे ही चल रहा है, वो 200-300-400 रुपये काम आते हैं, घर के खर्चे हो जाते हैं, इसमें काम हुआ सब पूरे नहीं होते। देहरादून में पंक्चर का काम करने वाले रिजवान की कहानी भी बाकियों से अलग नहीं है। वेल्डिंग का काम करते थे, वो काम नहीं चला तो पंक्चर बनाने लगे, लेकिन इसमें भी कमाई नहीं हो पा रही। रिजवान भाई, ये काम मैं अगर पूछा जाऊंगा कि तो खर्चा निकल पाता है इससे? हाँ, मजदूरी तो हो ही जाती है 500-700 रुपये की। अच्छा, ये काम कैसे सीखा आपने? ये तो मैंने लड़का रखा था एक, उसको पैसे देता था काम सीखने के, उसे देख देख के सीखा, वरना मेरा वेल्डिंग का काम था पहले, मतलब लॉकडाउन में शुरू करा था ये काम। अच्छा, तो जो दूसरी बात यह कह रहा हूँ कि क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी ज़रूर होती है, आप बता सकेंगे कितने पढ़े लिखे आप? मैं तो 8वीं तक ही पढ़ाई करी। तो आगे पढ़ने का कभी मन नहीं हुआ? तो फिर काम में लग गए थे, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगा, काम करने लग गया। वही इस वजह से फिर मैंने कहा अपना काम में लग गया। फादर थे ना हमारे यहाँ पर। अच्छा, पिताजी थे? हाँ। तो पिताजी क्या करते थे? वो यही काम करते थे, वेल्डिंग का। अच्छा, फिर उनके साथ यहाँ पे? हाँ। नागपुर के कलीम सैयद मध्य प्रदेश के सिवनी से यहाँ उम्मीदों के साथ आए। 5 बच्चे हैं, किसी को ढंग से पढ़ा नहीं पाए। सन 80 से इस फुटपाथ पर हैं। उम्मीद है कि सपने पूरे होंगे, लेकिन दिक्कतें सपनों के आड़े आ रही हैं। मैं ये चाह रहा था कि कोई इंजीनियर बन जाए, कोई ऐसा जो भी क्लर्क बन जाए, ऐसा मेरा ख्वाहिश थी, मेरी सपना था, मगर वो पूरा नहीं हो पाया। कितना घर का खर्च हो जाता है और कितना कमाई यहाँ से हो जाता है? मेरे यहाँ लगभग नहीं तो भी मुझे 3-3.5 हज़ार रुपये ऐसा मेरा निकलता है रोते गाते अभी। नहीं तो पहले ऐसा था कि 4-5 हज़ार रुपये कमा लेता था, मगर आज की कंडीशन में 2.5-3 हज़ार मेरा जा रहेगा। अभी काम कैसा चल रहा है? काम मेरा बिल्कुल ये समझो कि टूटा हुआ। अब ये बहुत से स्पेयर पार्ट वालों ने स्पेयर पार्ट की दुकान डाले हुए हैं, तो सारे ग्राहक वहाँ चल जाते हैं। उन्होंने अपने मैकेनिक बैठाल के रखे हैं 6-6, 7-7, 8-8, और मैं इस फुटपाथ पे सन 80 से इसी फुटपाथ पे बैठा हुआ हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को खैर जो भी है, कभी 150, 200, 250 ऐसे मिल गए तो मेरा घर का गुजारा चलाता हूँ। आखिर में आपको भोपाल के एक पंक्चर बनाने वाले से मिलवाते हैं। नाम है जफर। दिन भर की मेहनत के बाद 100 रुपए भी नसीब नहीं होते। बच्चों को जो बनना था बन गए। जरा सुनिए क्या कहते हैं ये बुजुर्ग। जफर भाई, कितना कमा लेते हो आप रोजाना? आ जाते हैं 50-60 रुपए, बस ऐसे ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। क्यों? लड़का चलाता है घर का थोड़ा बहुत खर्चा। अच्छा, कमाई ज्यादा नहीं होती? नहीं, ज्यादा नहीं होती भाई। क्यों? नहीं आता ना काम। अभी कैसे क्या घर का खर्चा चल रहा है आपका? लड़का देता उसमें कमा लेते हैं, कमाता नहीं, मतलब बहुत देता, चल जाता है थोड़ा बहुत। आप ये कैसे सीख गए ये काम करना? मतलब भाई ने सिखा दिया ना। कहाँ पे सिखाया? एचकेएल में। अच्छा, दुकान थी। अच्छा, तो आपने पढ़ाई की नहीं? पढ़ाई नहीं करी। क्यों नहीं की पढ़ाई? अरे पढ़ाई नहीं कर पाए ना। कुल मिलाकर देश भर के पंक्चर बनाने वालों की कहानी एक ही है।
ज्यादातर के पास उनके हिस्से की रोशनी नहीं पहुंची। वक्फ की संपत्ति भी हाशिए पर खड़े इन जरूरतमंदों के हिस्से नहीं आई। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। उनके बनाए संविधान ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने और इसे बचाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों में ये होड़ मची है कि डॉक्टर अम्बेडकर उसके ही हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये बताने में पीछे नहीं रहते कि कांग्रेस ने कैसे बाबा साहेब का बार बार अपमान किया, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर दूसरे आरोप लगाती है कि बीजेपी संविधान का सम्मान नहीं कर रही है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को अपना बताने की लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में ही नहीं बल्कि सभी दलों में छिड़ी हुई है। जीते जी जिस बाबा साहेब अम्बेडकर के आखिरी दिन खीज, पीड़ा और सत्ता और धर्म की अनदेखी के बीच गुजरे, आज उसी डॉक्टर अम्बेडकर की यादों में समूचा राजनीतिक तबका बिछा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी और कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा। ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो भारत के पास इतना खूबसूरत और मानव गरिमा से भरा संविधान नहीं होता। लेकिन बात यहीं फंस जाती है कि अंबेडकर को आजाद हिंदुस्तान में लोकसभा में जाने का मौका नहीं मिला। वे दो बार चुनाव लड़े और दोनों बार हार गए। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वो सामाजिक व्यवस्था से ऐसे त्रस्त हो चुके थे कि हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध बन गए। और तो और अंबेडकर को भारत रत्न भी मिला तो उनकी मृत्यु के 34 साल बाद, और वो भी कांग्रेस की नहीं बल्कि वीपी सिंह की सरकार में। इन्हीं सवालों को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी पर चौतरफा पलटवार हुआ। चुनाव के लिए अंबेडकर को अब ओन कर रहे हैं। अरे इनकी बाबा साहब अंबेडकर की फोटो उनके दफ्तर में कभी नहीं लगाई गई थी। उन्होंने बनाया हुआ संविधान को ये लोग जलाए रामलीला मैदान में। नेहरू जी का फोटो जलाए, महात्मा गांधी का जलाए जब संविधान बनी। और उन्होंने कहा इस संविधान में एक शब्द भी मनुस्मृति का नहीं है, मनु के राह पे चलने का नहीं है। तो उन्होंने खुद कहा और जलाया। ऐसे लोग बाबा साहब के बारे में बात करते हैं। पिछले 10 साल से आपकी सरकार, प्रदेशों में आपकी सरकार, आपने कितने वक्फ के भूमाफियाओं को जेल भेजा, कितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, और कौन वो भूमाफिया आपने चिन्हित करने का काम किया। आपने तो भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी इस कानून के अंदर। आपने सजा के प्रावधान को हटा दिया, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा दिया, जिससे वो लोग जो कब्जा धारक लोग हैं वो एडवर्स पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। तो जो आप कह रहे हो उल्टा, ठीक उसके उल्टा आप कानून में कर रहे हो। तो आपके कहने में और करने में दोनों में बहुत फर्क है। वक्फ को तो कल इसलिए लाया गया है कि जो आज ये सारी घटनाएं घट रही हैं, इसको कैसे ढका जाए, इन सारी चीजों को कैसे परिवर्तित किया जाए, कैसे बांटा जाए हिंदू मुसलमान में, वो उस पर ये वक्फ बोर्ड का जो कानून लाए हैं अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, कानून व्यवस्था को के ऊपर पर्दा डालने के लिए।
प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ रही हो, लगातार प्रधानमंत्री इस देश में सिर्फ और सिर्फ वैमनस्य और नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री को यह मंथन करना चाहिए कि आप इस देश को बाबा साहब के संविधान से, उनकी सोच से कितने दूर लेते जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया था कांशीराम ने। कांशीराम की दलित चेतना वाली राजनीति का फायदा उत्तर प्रदेश में बीएसपी को मिला जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वक्त के साथ मायावती राजनीति से करीब करीब दूर होती गईं और इसके साथ ही उनके सपनों के कई दावेदार हो गए। एक तरफ कांग्रेस बाबा साहेब को याद कर रही है तो दूसरी तरफ बिहार में आरजेडी भी बाबा साहेब के सपनों की दुहाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने पीटीए फॉर्मूले के तहत बाबा साहेब के नाम का जाप कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बाबा साहेब के कदमों में झुके हुए दिखे। जो वंचित थे, अभाव से ग्रसित थे, जिनके साथ मानवीय व्यवहार भी नहीं हो पाता था, उन लोगों के न्याय की पुरोधा के रूप में लोगों के लिए पूजनीय बन जाए। आज की पीढ़ी इस बात को सुनती है, दुनिया इन बातों को सुनती है, तो उन सबको लगता है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का न संविधान मानते हैं, न बनाए हुए संविधान में जो कानून है उसको मानते हैं, और न केवल उनकी प्रतिमा का अपमान ये लोग कर रहे हैं, बल्कि समाज के लोगों में समय समय देखा है कि उन्हें अपमानित होना पड़ा है। अगर वो शादी के कार्यक्रम करना चाहेंगे तो घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, पानी पीना चाहेंगे तो उनके साथ व्यवहार कैसा कैसा हुआ है, उन्हें पानी भी नहीं दे सकते हैं। अगर पानी छू लिया तो उनको अपमानित होना पड़ता है। तो इसलिए ये लंबी लड़ाई है। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के हर तबके में दबे कुचले लोगों की बेहतरी का सपना देखा था, लेकिन आज उनका नाम 15% दलित वोटों के अरमान तक सीमित कर दिया गया है। और तो और डॉक्टर अंबेडकर के साथ संविधान भी सियासी लड़ाई का हथियार बनता जा रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और अब आपको बिहार लिए चलता हूं, जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहां 20 साल से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार कह रहा है कि अगला चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा, लेकिन बीजेपी की दूसरी और तीसरी लाइन के नेता जो कुछ कह रहे हैं उसे देखकर तो लगता है कि अब की बार बीजेपी नीतीश कुमार की पालकी ढोने की जगह खुद ही पालकी में बैठना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का कोई नेता ये नहीं कह रहा कि चुनाव भले ही उनकी अगुवाई में लड़े जाएं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये गारंटी अभी तक जेडीयू को नहीं मिली है। दरअसल यही हाल विपक्ष का भी है। आरजेडी ये मानकर चल रहा है कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन कांग्रेस की रहस्यमय चुप्पी ने खलबली मचाई हुई है। नतीजा अब ये हो गया कि तेजस्वी भी कांग्रेस से बात करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तो सवाल है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार की जगह 1 अनार और 100 बीमार वाली स्थिति हो गई है? ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब इनकी भी हसरतें जवान हो गई हैं और कांग्रेस भी दिखा रही है कि उसके भी दिन फिर आ सकते हैं। इसे कहते हैं 1 अनार 100 बीमार। बिहार में चुनाव है, मुख्यमंत्री कुर्सी एक है, दावेदार अनेक हैं। जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की उम्मीदों के गुब्बारे में सुई चुभो दी हरियाणा वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। कार्यक्रम दिल्ली में था ज्योतिबा फुले पर, लेकिन वहां सैनी ने कह दिया कि बिहार का चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आइए, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद इधर बिहार की बारी है। ये विजय की पताका
ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। जिस समय सैनी ने इस उम्मीद को हवा दी कि बिहार में सम्राट हो सकते हैं बीजेपी के सम्राट, उस वक्त बीजेपी के एक और सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा मंच पर ही बैठे हुए थे। तो सवाल है कि क्या सैनी ने धीरे से माहौल भांपने के लिए सम्राट का नाम आगे बढ़ा दिया? क्या सैनी के बहाने बीजेपी नीतीश कुमार तक ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि आपकी पालकी बीजेपी ने 20 साल तक ढोया, अब आपकी बारी है? क्या बीजेपी ये बताना चाहती है कि जब सीटों के लिहाज से बिहार में वो एनडीए की सीनियर पार्टी है तो सत्ता के बंटवारे में जूनियर क्यों रहे? और क्या सैनी के बयान के जरिए बीजेपी दूसरे सहयोगी दलों का रुख आजमाना चाहती है कि वो क्या चाहते हैं? खास बात यह है कि नायब सिंह सैनी का बयान तब आया है जब बिहार में बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात करके सियासी हलचल तेज कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी, ये बिहार के लिए सुधार होगा। अब सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार की पार्टी के सामने है। नीतीश के 12 सांसद मोदी सरकार की स्थिरता के लिए जरूरी है। बीजेपी के हर कदम का नीतीश कुमार साथ देते हैं। वक्फ बोर्ड कानून पर भी दिया। ऐसे में क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद भी छोड़ने को तैयार होंगे? अब जेडीयू इस पर सफाई दे रहा है। जो सैनी कुशवाहा समाज के लोग हैं, उन्होंने बीजेपी की हरियाणा में जीत सुनिश्चित की और बिहार में भी श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में इस बयान में कहा ऐसा है कि उन्होंने बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी की चर्चा की। दरअसल ऐसी भ्रांतियां जानबूझ करके फैलाया जाना ये बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार के सभी राजनीतिक खिलाड़ियों में तनाव बढ़ता जा रहा है। सैनी के बयान ने नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। वही ज्यादा सीटों की जीतन राम मांझी की मांग से बीजेपी का तनाव बढ़ गया है। लेकिन जिस तरह बीजेपी में अपने मुख्यमंत्री की मांग बढ़ रही है, उसके बाद सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सही साबित होने वाली है? लिख कर रख लीजिए, जदयू को 25 सीट भी नहीं आने वाला है और किसी भी हालत में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको प्रशांत किशोर होने की जरूरत नहीं है, कोई सेफोलॉजिस्ट होने की, ज्ञाता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी नहीं। इतना एंटी इनकम्बेंसी है, इतना लोग त्रस्त हैं। अगर गलती से 1% बहस के लिए मान भी लीजिए कि एनडीए की सरकार बन रही है, उसमें भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो भाजपा ही अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया। तो नीतीश कुमार का ये अंतिम ईयर है। नीतीश कुमार के अंतिम कुछ महीने रह गए, अब ईयर तो बचा नहीं, 6 महीने बच गए हैं। 6 महीने नीतीश कुमार और उनके जितने इर्द गिर्द के शागिर्द हैं अपना वो समय बिता लें, जितना बिहार को लूटना है लूट लें। 6 महीने का समय है, नवंबर में बिहार में आपको नया मुख्यमंत्री दिखेगा। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के सामने अपने घर में भी कम खींचतानी नहीं है। मंगलवार को तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं। एनडीटीवी को उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सीटों के बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री उम्मीदवारी तक पर बात हो सकती है। तेजस्वी को लगता होगा कि कहीं महाराष्ट्र में जिस तरह उद्धव ठाकरे अपने नाम के ऐलान का इंतजार करते रहे और गाड़ी निकल गई, कहीं कांग्रेस का ढीला ढाला रवैया बिहार में उनका भी वही हाल न कर दे। फिलहाल तो विरोधी खेमे में सवालों के तीर एक दूसरे पर चलाए जा रहे हों, तब तेजस्वी यादव उस पर चुटकी लेने का आनंद ले रहे हैं। मतलब इनका कहना है स्पष्ट कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अगर भाजपा के एक मुख्यमंत्री का ये बयान आता है तो इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। और वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, यानी बीजेपी की इंटरनल जो मीटिंग हुई है वो इनके जुबान पे खुलेआम ये इन्होंने बोल दिया है। साफ है कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे चुनाव को लेकर दलों में एक दूसरे से आगे बढ़ने को लेकर खींचतान और भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ये बात करते हैं भारतीय सीमा की चौकसी कर रहे जाबाज हमारे जवानों की।
देश की समुद्री सीमा पर 1800 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। और खास बात है कि इस ड्रग्स की ये खेप पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी। पाकिस्तान अब समुद्री रास्ते का इस्तेमाल भरपूर कर रहा है भारत में ड्रग्स के व्यापार को फैलाने के लिए। जैसे ही भारतीय कोस्ट गार्ड ने को ये पता लगा, ये चुनौती मिली, ड्रग्स तस्कर समुद्र में नशीले पदार्थ को फेंककर उल्टा भाग खड़े हुए। वो भाग तो गए, लेकिन ये ड्रग्स अब भारतीय एजेंसीज के हवाले लग गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अठारह के बाद एक के ऊपर एक 9 शून्य आए तो ये आंकड़ा क्या कहलाएगा? 1800 करोड़। ड्रग्स की ये खेप पूरे 1800 करोड़ रुपए की है, जो कि गुजरात की समुद्री सीमा से पकड़ी गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मोदी सरकार ड्रग्स नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म कर रही है। नशा मुक्त भारत के निर्माण की निरंतर कोशिश में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास 1800 करोड़ रुपए के 300 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार गुजरात एटीएस को 10 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे एक गुप्त सूचना मिली। एटीएस को पता चला कि फीदा नाम का पाकिस्तानी ड्रग माफिया करीब 400 किलो हेरोइन पाकिस्तान की एक फिशिंग बोट में लादकर भारतीय सीमा की ओर भेज रहा है। जानकारी के मुताबिक ड्रग्स की एक खेप पोरबंदर के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के नजदीक पहुंचने वाली थी और इसके पहुंचने का समय था 12 अप्रैल की रात से 13 अप्रैल की सुबह के बीच। इस सूचना के आधार पर गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने तत्काल एक ज्वाइंट ऑपरेशन की योजना बनाई। एटीएस के अधिकारी जेएम पटेल के नेतृत्व में कोस्ट गार्ड ने संदिग्ध बोट को ट्रैक कर उस पर नजर रखी। जैसे ही ये बोट समुद्री बॉर्डर के पास पहुंची, कोस्ट गार्ड की टीम ने कार्रवाई की, लेकिन बोट पर सवार तस्करों ने नीले रंग के ड्रम समुद्र में फेंक दिए और तेजी से समुद्री सीमा के उस पार भाग निकले। इस बीच कोस्ट गार्ड ने इन ड्रम्स को जब्त कर लिया। इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप ने बहुत मेहनत के साथ में इस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये जो लोकेशन थी आईएमबी के बहुत नजदीक थी और जल्दी ये जो पाकिस्तानी फिशिंग बोट है ये पाकिस्तानी सीमा में काफी अंदर चली गई थी। इस दरमियान ये जो मटेरियल इन लोगों ने फेंक दिया था, इस मटेरियल को रिकवर करने के प्रयास हाथ रखे गए और लगभग 311 जो पैकेट्स हैं वो रिकवर किए गए हैं। इन 311 पैकेट्स में प्राइमा फेसी मेथाम्फेटामाइन आइस जिसे कहते हैं वो रिकवर हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो लगभग 1800 करोड़ होगी। ड्रग्स के पैकेज की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ड्रम्स से बरामद हुई हैं। ये कुल मिलाकर 311 पैकेट्स हैं, जिनमें लगभग 311 किलो हेरोइन बरामद हुई है। माना जा रहा है कि ये नशीला पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1800 करोड़ रुपए का है। इस संबंध में गुजरात एटीएस ने केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात एटीएस ने साल 2018 से अब तक समुद्री रास्ते से आने वाली ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कई ऑपरेशन किए हैं। इस दौरान कुल 5454 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ बरामद किया गया है और 163 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में पाकिस्तानी, ईरानी, अफगानी, नाइजीरियन और भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। बात क्राइम की स्टोरीज की चल रही है। एक और खतरनाक क्राइम की स्टोरी आपको दिखाता हूं, दिल दहल जाएगा। बात दिल्ली की है। दिल्ली में एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है जो बच्चों को चुराकर उन्हें राजधानी और आसपास के इलाकों में पैसे वालों को बेच देता था। पुलिस ने इस गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, लेकिन सरगना अभी भी फरार है। पुलिस को इस कार्रवाई में एक ऐसा बच्चा भी मिला है जो सिर्फ 3 या 4 दिनों का है। खबर डराने वाली भी है और चौंकाने वाली भी, और ये खबर दिल्ली एनसीआर के एक बहुत बड़े सच का खुलासा करने वाली भी है। जिन 3 लोगों ने अपने चेहरे छिपाए हुए हैं, उनकी करतूत कुछ ऐसी है जो इनके साथ साथ दिल्ली एनसीआर के कुछ एक परिवारों पर भी दाग लगा देती है। जिन 3 लोगों को आप पुलिस की गिरफ्त में देख रहे हैं, इन पर आरोप है कि इन्होंने 5 से 10 लाख रुपए में दिल्ली के अमीर परिवारों को नवजात बच्चे बेचे हैं।
बच्चों को बेचने का घिनौना कारोबार करने वाले 3 लोगों का नाम अंजलि, यास्मीन और जितेंद्र है। पुलिस ने जिस गिरोह का भंडाफोड़ किया है वो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में काम कर रहा था। अब तक की जांच में पता चला है कि ये गिरोह 30 से ज्यादा बच्चों को दिल्ली एनसीआर में अमीर परिवारों को बेच चुका है। इसके लिए गुजरात राजस्थान बॉर्डर से गरीब परिवारों के बच्चे खरीदे या चुराए जाते थे और उन बच्चों को दिल्ली एनसीआर के निसंतान पैसे वाले परिवारों को बेच दिया जाता था। 8 तारीख को हमने इमीडिएटली इसमें केस दर्ज किया। बीएनएस के सेक्शंस और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के लेजिटिमेट सेक्शंस रजिस्टर किए गए। इमीडिएटली इसमें टीम काम करती है। मल्टीपल लेयर्स और मल्टीपल सीडीआर्स नंबर्स को खंगाला जाता है। तो अभी तक जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें यास्मीन है और एक महिला है और एक जितेंद्र नाम का व्यक्ति है। जो दूसरी महिला है उस पर सीबीआई में सेम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस 2024 का है, जिस पर वो अभी बेल पर बाहर थी। सुना आपने, जो संजली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो इसके पहले भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के ही मामले में गिरफ्तार हुई थी और जमानत पर छूटने के बाद दोबारा इसी धंधे में लग गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस ने मात्र 3 से 4 दिन के एक नवजात बच्चे को भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक ये ऐसे माता पिता को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं 3 से 4 दिन के, उनको चोरी करना काफ़ी आसान होता है और फिर ये बच्चे जो है 1 लाख से लेकर 5 लाख तक में या जैसा सौदा पड़ जाए उस हिसाब से ये बच्चों को बेचते हैं। तो पूरे सिंडिकेट को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 30 से ज़्यादा बच्चे अब तक बेचे गए हैं, ये जानकारी मिली है। बाकी अभी जांच चल रही है, हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ जाए और इसमें और भी जो बच्चों की चोरियां हैं उनके मामले भी सामने आए। तो जांच चल रही है और सिंडिकेट के अगर कोई दूसरे लोग भी हैं तो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अंजलि और जितेंद्र ने दिल्ली में इस बच्चे को सरोज के हवाले किया। सरोज ही बच्चों को उन परिवारों तक पहुंचाती थी जिनके साथ उसकी डील हुआ करती थी। 40 साल की सरोज ही इस गिरोह की मास्टरमाइंड बताई जा रही है, जो फिलहाल पुलिस की पकड़ में नहीं आ सकी है। पूछताछ में अंजलि, यास्मीन और जितेंद्र ने माना है कि वह सरोज के ही कहने पर नवजात बच्चों को राजस्थान और गुजरात से लाकर 5 से 10 लाख रुपए में दिल्ली के अमीर परिवारों को बेचते थे। दिल्ली पुलिस की टीम ने 20 से ज्यादा संदिग्ध मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले। टीम ने लगातार 20 दिनों तक एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर काम किया और 8 अप्रैल 2025 को उत्तम नगर से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि गुजरात राजस्थान के बॉर्डर इलाके पाली में आदिवासी समाज से ज्यादातर बच्चे या तो चुराए गए हैं या फिर कुछ परिवार को गुमराह कर उनके बच्चे अवैध रूप से खरीदे गए हैं। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरोज के पास जब बच्चे आते थे तब वो अंजलि को डिलीवरी की लोकेशन बताती थी, लेकिन पैसा कलेक्ट करने का काम खुद सरोज ही करती थी। सरोज ही रैकेट के बाकी मेंबर्स को उनका हिस्सा दिया करती थी। फिलहाल जिन परिवारों को बच्चे बेचे गए हैं उनकी पहचान भी की जा रही है और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और अब बात करते हैं सलमान खान की। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दी गई। ये मैसेज किसने और कहां से भेजा है, इसकी जांच अब की जा रही है। घर में घुसकर सलमान खान की हत्या करेंगे। सलमान खान की गाड़ी को बम से उड़ा देंगे। मुंबई ट्रांसपोर्ट विभाग के बरले स्थित कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर ये मैसेज आते ही मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और सलमान खान की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। साथ ही वर्ली थाने में मामला दर्ज करके उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिशें शुरू कर दी गई, जिससे ये धमकी भरा मैसेज भेजा गया। पुलिस का कहना है कि धमकी देने वाले की पहचान के लिए तकनीकी सर्वेलांस और अन्य माध्यमों से जांच की जा रही है। कल ट्रैफिक कंट्रोल वर्ली के ऑफिस में अभिनेता सलमान खान के इसमें एक धमकी का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। उसके हिसाब से हमने वर्ली पुलिस स्टेशन में 351(2) और 3 के तहत गुना दाखिल किया है। आगे की कार्रवाई चालू है। पिछले कुछ समय से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। 4 जनवरी 2024 को पनवेल के फार्म हाउस में 2 लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की थी। 14 अप्रैल 2024 को बांद्रा वाले घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी। 25 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान को मैसेज करके
सलमान को धमकी दी गई थी। धमकी देने वाले ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। 4 नवंबर 2024 को मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मैसेज करके धमकी दी गई और 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। 3 दिसंबर 2024 को फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर एक युवक घुसा और बोला कि लॉरेंस बिश्नोई को बुलाऊं। 1998 में काला हिरण शिकार मामले को लेकर बिश्नोई गैंग काफी समय से सलमान खान के पीछे पड़ा है। लोगों में डर का माहौल तब और बढ़ गया जब सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ के दौरान खुलासा भी किया था कि उनकी हिटलिस्ट में सलमान खान भी थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स मुंबई सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की कई बार रेकी भी कर चुके हैं। इसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पहले से और गंभीर हो गई। उनके घर के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और समय समय पर उनकी सिक्योरिटी रिव्यू की जाती है। उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, जिसमें वो हर वक्त पुलिस और कमांडो के सुरक्षा घेरे में रहते हैं। उनकी सुरक्षा में 22 से 25 जवान रहते हैं, जो 2 शिफ्ट में काम करते हैं। इसके अलावा 2 से 4 NSG कमांडो तैनात रहते हैं। उनके साथ हर वक्त कम से कम 11 पुलिसकर्मी रहते हैं। सुरक्षा काफिले में 2 से 3 गाड़ियां होती हैं, जिनमें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी शामिल है। हाल ही में ईद के मौके पर फिल्म सिकंदर की रिलीज से पहले सलमान खान ने इन धमकियों और सुरक्षा को लेकर मीडिया के सामने अपनी मन की बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान अल्लाह सब उन पर है, जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है। कभी कभी इतने लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, बस वही समस्या हो जाती है। क्या सलमान खान को मिले इस नई धमकी का संबंध भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही है? इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब पुलिस धमकी देने वाले की पहचान कर पाएगी। बढ़ती गर्मी और मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से उत्तर भारत और पूर्वी भारत के बड़े जलाशयों में वाटर स्टोरेज लेवल तेजी से कम हो रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक यहां के 38 बड़े जलाशयों में पिछले साल के मुकाबले वाटर स्टोरेज लेवल इस समय 9% से 10% तक घट चुका है। गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में इन 38 जलाशयों में जमा पानी के और तेजी से सूखने का अंदेशा है। मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर की खास रिपोर्ट। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, जलाशयों में पानी कम होता जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग ने देश के 161 बड़े जलाशयों में पानी को लेकर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि 3 अप्रैल 2025 तक उत्तर और पूर्वी भारत में 38 बड़े जलाशयों में पानी का स्तर पिछले साल के मुकाबले 9 से 10% तक कम हो गया है। केंद्रीय जल आयोग उत्तरी क्षेत्र में खास तौर पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में 11 बड़े जलाशयों में पानी के स्तर पर नजर रखता है। इनमें 3 अप्रैल तक वाटर स्टोरेज लेवल उनकी क्षमता का 22.96% रहा, जो पिछले साल 32.32% था। पूर्वी भारत में खासतौर पर असम, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में जल आयोग 27 बड़े जलाशयों में पानी की निगरानी करता है। इस साल 3 अप्रैल तक इन बड़े जलाशयों में पानी का स्तर 37.64% रिकॉर्ड किया गया है, जो पिछले साल 3 अप्रैल को 47.08% था। नॉर्दर्न रीजन की तो बात करें तो हम लोग, जैसे हमको पता है कि इस साल सर्दियां बहुत कम रही हैं और स्नोफॉल, बर्फ़ भी कम पड़ी है नॉर्दर्न हिमालयन रीजन में। तो उत्तरी भारत के जलाशय जो हैं वो तो काफ़ी सारे जो हैं सिर्फ बारिश से नहीं फीड होते हैं, स्नो मेल्ट से फीड होते हैं। क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिक तो इस वक्त नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं पिछले सालों में, वो हमारे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेट चेंज से हमारे जो ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं उत्तरी भारत में, हिमालयस में, वो रिसीड हो रहे हैं, बट वो भी इतने ज़्यादा नहीं रिसीड हुए हैं कि वो ओवरऑल पानी को इफेक्ट करेगा। मौसम विभाग ने आने वाले हफ्तों में गर्मी और बढ़ने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में जलाशयों में जमा पानी के तेजी से कम होने की आशंका है। पानी कम हो गया है तो हमको ऑब्वियसली ध्यान से करना है। तो जैसे शायद मैंने एक बारी पहले भी बताया था आपके इंटरव्यू में कि नेशनल वाटर पॉलिसी है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की,
उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो पीने के पानी के लिए है, जो कि परसेंटेज बहुत कम है, हार्डली 5% पानी जो है वो पीने के पानी में यूज़ होता है। बट एग्रीकल्चर को उसके बाद हमको देख के देना पड़ेगा कि कैसे हमारे पास कितना पानी है और उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए, ताकि मई एंड तक या जून बिगनिंग तक हम पानी दे सकें जो हमारे फार्मर्स की रिक्वायरमेंट है पानी की। उसको सस्टेन करने के लिए थोड़ा सा राशनिंग टाइप ऑफ वो करना पड़ेगा। हालांकि राहत की बात है कि पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत और मध्य भारत के बड़े जलाशयों में 3 अप्रैल तक औसत से ज्यादा पानी रिकॉर्ड किया गया है। इसकी वजह से देश के 161 बड़े जलाशयों में कुल क्षमता का 39.98% पानी जमा है, जो पिछले साल के मुकाबले 14.23% ज्यादा है। आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, देश के बड़े जलाशयों में जो पानी का स्तर है, जो वाटर स्टोरेज लेवल है, वो भी धीरे धीरे घटता जाएगा। मॉनसून 1 जून के आसपास केरल तट से टकराता है और इसे उत्तर भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में पहुंचने में करीब 4 हफ्ते का वक्त लगता है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत सरकार को देश के बड़े जलाशयों में पानी के स्तर पर कड़ी नजर रखनी होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बात पानी की किल्लत की चल रही है। अब आपको मुंबई ले चलता हूं, देश की आर्थिक राजधानी में। 4 दिन से मुंबई में पानी का गहरा संकट छाया हुआ था। वाटर टैंकर एसोसिएशन हड़ताल पर चली गई थी। इनके जरिए बड़े इलाके में पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन इस बार बीएमसी ने कड़े नियम लागू कर दिए, जिसके विरोध में टैंकर चालक हड़ताल पर थे। नौबत यह आ गई कि कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम के निर्देश देने पड़े, क्योंकि घरों में पानी नहीं था, वो भी मुंबई के पॉश इलाकों में। बहरहाल आज शाम को एक अहम बैठक हुई, सुलह हो गई, हड़ताल वापस हो गई, लेकिन मुंबई में पानी का संकट मंडरा रहा है और गहराता जा रहा है। बूंद बूंद को तरसती माया नगरी। 4 दिन से जारी टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल ने मुंबईकरों को तड़पा दिया है। हड़ताल से हाउसिंग सोसाइटीज, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कॉरपोरेट ऑफिस, मॉल में पानी की भारी कमी हो गई थी। आखिरकार मुंबईकरों को 4 दिन बाद सोमवार को राहत मिली। मुंबई टैंकर एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और उन्होंने हमको पॉजिटिव रिस्पांस दिया और सेंटर से बात करेंगे बोले, क्योंकि सेंटर का मसला है, इसलिए हमको उसमें कुछ कर नहीं सकते। हम मतलब कोर्ट में जाएंगे उसके लिए, और हमको जो नोटिस दिए गई थी वो अभी आज से नहीं आएंगे नोटिस, और कोई कार्रवाई हमारे पे नहीं होगी। और वो कार्रवाई की वजह से हमने गाड़ी हमारे खड़ी की थी। मेन बात तो ये है, अभी कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए हम अपना कॉल ऑफ कर रहे हैं। और तो वही तो मेन मसला था हमारा। हड़ताल भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन मुंबईकरों का गुस्सा बीएमसी पर फूट पड़ा है। लोगों ने कहा कि देश की आर्थिक राजधानी में ऐसे हालात प्रशासन के मुंह पर तमाचा हैं। हमको कुछ भी पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर। घर में बड़े बूढ़े बीमार लोगों के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी है। आसपास तो हमको पानी मिल भी नहीं रहा है। हमको दूर जाके सुपरमार्केट से पीने का पानी मंगाना पड़ रहा है, और इतनी गर्मी है, अब हम यहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल है। हम नहा भी नहीं पा रहे। आधा घंटा भी पानी ना आए तो कैसे इंसान रह सकता है? कैसे? बेसिक नेसेसिटी बोले तो वॉशरूम जाने के लिए भी पानी तो चाहिए ना, कैसे जिए? 20 लीटर का बॉटल मंगा रहे हैं बिस्लरी का, उससे खाना बना रहे हैं। बच्चों की समर वेकेशन शुरू है, लेकिन नहाने को पानी नहीं है। मिनरल्स पानी बनाने वाला जितना भी कंपनी बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में है, इंडिया में, वो सब लोग को पानी मिलता है, क्योंकि वो लोग का धंधा चालू है, पैसा बना रहे हैं पानी देके, और हम लोग को ऐसा बिना पानी का वो लोग रख रहे हैं। ये तो पानी तो हमारा हक है। अरे मरते हुए आदमी को आदमी पानी पिलाता है, तो ये तो हम लोग जिंदा आदमी है, हमको कोई पानी पिलाने वाला नहीं है क्या? मुंबई में 7 झीलों से पानी की आपूर्ति होती है। अपर वैतरणा, तानसा, भादसा, बोदक सागर, मध्य वैतरणा, विहार, तुलसी झील। लेकिन इन झीलों का पानी पूरे मुंबई की प्यास नहीं बुझा पाता। मुंबई की मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए बोरवेल और कुओं से टैंकर पानी लोगों तक पहुंचाते हैं। दरअसल मुंबई को हर दिन कुल 4,463 मिलियन लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। रोजाना 2,000 प्राइवेट टैंकर पानी की आपूर्ति करते हैं। बीएमसी रोजाना 3,950 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति करता है।
बचा हुआ 250 से 300 मिलीलीटर पानी प्राइवेट टैंकरों से आता है। ये प्राइवेट टैंकर 1800 निजी कुओं और बोरवेल से पानी भरते हैं। अधिकतर प्राइवेट टैंकर कुएं और बोरवेल से ही पानी भरते हैं। ये जो लाइसेंस लेने का मामला है और इसमें कई तरीके के जो बदलाव किए गए हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट और बीएमसी मिलकर केंद्र सरकार के साथ बैठकर इसमें हल निकालेगा। जब तक के लिए ये जो नोटिस बीएमसी द्वारा इशू किए गए थे पहले सस्पेंड किए गए और आज जब बैठक हुई तब इन्हें खारिज कर दिया गया। उसके बाद से जो पानी का सप्लाई है टैंकरों द्वारा वो मुंबई में वापस चालू कर दिया गया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पानी की कमी की आहट महसूस होने लगी है। राज्य के 14 जिलों में टैंकर के जरिए पानी की आपूर्ति हो रही है। सतारा जिले में हर घर के बाहर बड़े बड़े टैंक रखकर लोग टैंकरों का इंतजार कर रहे हैं। यही हाल महाराष्ट्र के जालना का है। लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। पाणी प्यायची परेशानी 15 दिवसात नळ येते, 15 दिवस झाले पाहत नाही नळा कोणी। मग काय मोठे अधिकारी आले ते काय हवा म्हणते चालले जाते, मतदान झाले गुल, कोणी कर्मचारी आले की हा पाणी आहे कुठं पाणी। मग आता पाण्याचं कसं नियोजन? पाण्याचं नियोजन असं डोक्यावर आता आणलंय, 1 किलोमीटर काही अर्धा किलोमीटर एकूण तिकून आणून पाणी पिवावं लागतं। बढ़ती गर्मी के साथ मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पानी का संकट बड़ा हो सकता है। बड़े जलाशयों और बांधों में पानी लगातार कम हो रहा है। महाराष्ट्र में 11 अप्रैल तक बड़े जलाशयों में कुल क्षमता का 42% ही पानी बचा है। हालांकि मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पानी का ये संकट सालों रहता है, लेकिन गर्मी के महीने कुछ ज्यादा बेहाल कटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर इस बुलेटिन के आखिर में हम लोग आ चुके हैं। जाते जाते आपको कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक कॉलेज में, लक्ष्मीबाई कॉलेज है, वहां के प्रिंसिपल का एक वीडियो वायरल है। वो अपने कमरे में प्रिंसिपल ऑफिस में गोबर का लेप लगा रही हैं। क्यों वो ऐसा कर रही है इस रिपोर्ट में देखिए। मुझको दीजिए इजाजत, गुड नाइट। दिल्ली के अशोक विहार में स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल प्रत्यूष वत्सला के मुताबिक ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है। गर्मियों में क्लासरूम को ठंडा रखने के लिए इस देसी तरीके पर शोध किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम पारंपरिक भारतीय ज्ञान का उपयोग करके थर्मल स्ट्रेस कंट्रोल का अध्ययन है। प्रिंसिपल ने खुद ही कॉलेज के शिक्षकों के साथ ये वीडियो शेयर किया है। उनके मुताबिक ये रिसर्च कॉलेज के एक फैकल्टी मेंबर की देखरेख में चल रहा है, जिसका पूरा डेटा 1 हफ्ते बाद साझा किया जाएगा। सनातन परंपरा में गोबर को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। आज भी किसी भी धार्मिक आयोजन से पहले घर के आंगन को गोबर से लीपा जाता है।